हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और जो MIL हिंदी वाले बच्चे हैं या फिर आप किसी भी कोर्स में हो और आपके सिलेबस में अगर हो गेहूं और गुलाब, ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको पढ़ना अगर हो तो इसको समझिए आज और उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, आपके सिलेबस में गेहूं और गुलाब तो इसके सारांश को लिखने के लिए पूछता है या फिर इसकी जानकारियाँ भी आपको लेने की अगर आवश्यकता हो तो आप इसको देख सकते हैं एक कहानी के रूप में। तो चलिए पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, आखिर गेहूं और गुलाब में जो एक आपको एक आउट व्यू दे देते हैं इसका कि आखिर इसमें क्या पढ़ना होता है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की एक कहानी है और इसमें आपको ये पढ़ना है जो कि स्टोरी में कि गेहूं जो है, जिससे आप और हम सब जानते हैं कि गेहूं का सेवन हम लोग सब करते हैं। कैसे भाई? तो रोटी वोटी खाने में। और गुलाब, तो गुलाब का सेवन भी हम लोग करते हैं अपने जीवन में। तो वो बोलते हैं कि भाई देखिए, गेहूं से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, यानी कि शरीर को जो है मतलब हुष्ट पुष्ट जो हमारा बनता है तो ये गेहूं की वजह से। और गुलाब जो है इसके बारे में ये बोलते हैं, इससे मानस तृप्ति होती है, यानी कि मानव के मानस की तृप्ति होती है तो गुलाब से। तो वो बोलते हैं, फिर इसमें बोलते हैं कि ये दोनों ही आवश्यक हैं, बट उसके बाद बोलते हैं कि आखिर गेहूं आवश्यक है या गुलाब। ये क्वेश्चन वो अपने पूरे कहानी के दौर में करते रहेंगे कि आखिर गेहूं बड़ा या गुलाब बड़ा। तो उसी में फिर बोलते हैं, एक पक्ष वो रखेंगे गेहूं का और दूसरा पक्ष वो रख देते हैं गुलाब का। तो पहले पक्ष में गेहूं के बारे में बताते हैं कि गेहूं का जब शुरुआत हुआ, मानव जब इस पृथ्वी पे आया तो वो कैसे मतलब हर जगह खाना पीना पर ही संग्रहित हो गया, यानी कि खाने पीने पर ही खोज कार्य प्रारंभ किया। उसी में उसने गेहूं लगाना प्रारंभ किया। उसके कारण जो है बाग बगीचे जो भी थे उजड़ते गए, जंगलों को काटते गया, ज़मीन पर वह गेहूं बोता गया, ये तमाम चीज़ें करता गया। उसके बाद गुलाब के बारे में बोलते हैं कि गुलाब जो है, गुलाब एक तरह से मानव जो है तृप्ति का है, मानस तृप्ति का ये चीज़ है और इसका भी प्रयोग मानव अपने जीवन में करता है। लेकिन इसका प्रयोग जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चूँकि गुलाब जो है अपनी बगिया पे रो खुद ही रहा है। इसका वजह यह है कि गेहूं जैसे जैसे मानव जो उत्पादित कर रहा है, उसी दौर में होड़ में वह बगानों या बगीचों का भी खात्मा करते जा रहा है। तो इस बात को बताते हैं। अब बोलते हैं कि आखिर गेहूं बड़ा है या गुलाब। अब उसके बाद ये दोनों तो बताते हैं कि आखिर कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद बोलते हैं गेहूं बड़ा या गुलाब। तो उसी में बताते हैं कि देखिए, गेहूं का अभी तक तो प्रचलन ज़्यादा है, गेहूं हावी है गुलाब पर। और ये हो सकता है कि आने वाले समय में विज्ञान अगर और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो तो हो सकता है कि मानव को गेहूं उगाना ना पड़े, उसको विज्ञान ही दे दे। समझे? ये भी बात वो बताते हैं। और फिर बताते हैं कि गुलाब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि गुलाब जो है ये हमारे एक तरह से संस्कृति का द्योतक है और ये हरियाली का द्योतक है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हमारे अगल बगल हर जगह हरियाली हो, रंग बिरंगे चीज़ें हो। तो इसलिए गुलाब की आवश्यकता है। और अंत में ये निष्कर्ष पर जाते हैं कि मतलब आने वाले समय में ऐसा हो कि एकदम सब जगह हरा भरा दिखे आपको, ऐसी लौकिक चीज़ें आपको दृश्य आए, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो कि आज भी हम लोग देख पाते हैं कि हर जगह हरा भरा है क्या? नहीं है। शहरों में क्या ऐसा है? नहीं है। तो उसी में उसके बाद बोलते हैं कि देखिए ऐसा चीज़ तो है। फिर वो अपनी ही बात को काटते हुए कह देते हैं इसमें कि देखिए ये सब चीज़ तो है ही, अगर आप देखिएगा तो ये आपको सब जगह दिख जाएगा। और इसी में ये बोलते हैं, शौक दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। यानी कि वो बोलते हैं कि अगर आपको देखने का मतलब वो है, क्यूरियोसिटी है, यानी कि देखने की आपकी इच्छा है, तो आप अपने अंदर उस तरह का नज़र पैदा करिए। तो यही इसका अंतिम मतलब ये होता है। और इसी में ये पूरा बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं और इसमें सारी चीज़ें कहते हैं। ये आपका एक तरफ से पूरा आउटलाइन हम बता दिए, लेकिन अब इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं बता पाए, क्योंकि बहुत सी सीमाएं हैं जो कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो उसको अब पढ़ते हुए बताते चलेंगे, ठीक है? तो अब देखिए, अब आते हैं। तो इसमें सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी का हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है 1899 ईस्वी, कहीं 1900 ईस्वी, कहीं 1902 ईस्वी भी मिल जाता है, लेकिन इसमें कंट्राडिक्शन है। फिर भी याद रखिए 1899 या 1900 जो भी आपको लिखना हो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था, इसीलिए इनका कहा जाता है कि इनका नाम बेनीपुरी रखा गया, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है? यह स्वतंत्रता आंदोलन जब भारत में चल रहा था उसके समय में भी कई बार ये जेल में भी गए। इनके द्वारा कई पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया, जिसमें एगो है तरुण भारत, किसान मित्र है, गोलमाल है, बालक है, युवक है, ये सब इनकी पत्र पत्रिकाएँ थी। इनका संग्रह भी कुछ निकला, यानी कि इन्होंने कुछ संग्रहित भी किया कुछ काव्यों को। तो उसमें है चिता के फूल, लाल तारा,
माटी के मूर्त, ये सब हैं। उसके अलावा देखिए अब देखते हैं हम लोग क्या कि जो मेन चीज़ें थी ये सारी चीज़ें बता दिए, उनके जो है कभी परिचय हम दे दिए कि आखिर कब जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने किया। और अब इसमें ये मत पूछिएगा कि सर उनका बचपन कैसे गुजरा, उनका बुढ़ारी कैसे गुजरा, ये सब लिखने का चीज़ नहीं है। ये बस जानने का चीज़ है कि बचपन भी उनका अभाव में ही गुजरा था, बहुत अच्छा नहीं था। तो और उसके बाद आप देखिएगा कि जब धीरे धीरे वो चीज़ों को करते जाते हैं तो उनका फिर आगे कार्य होता जाता है और पत्र पत्रिकाएँ भी निकलते जाते हैं। तो उसी में पत्र पत्रिकाओं को याद रखना, तरुण भारत है, भारत किसान मित्र है, गोलमाल है, बालक है, युवक, ये सब उनकी पत्रिका है। फिर संग्रह में देखिए चिता के फूल, लाल तारा और माटी के मूर्त, ये सभी उनके संग्रह थे। अब आ जाइए अब इस कहानी जो है गेहूँ और गुलाब, इसका अब सारांश को देखिए। तो देखिए ये बोलते हैं गेहूँ हम खाते हैं और गुलाब को सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, यानी कि गेहूं से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, तो दूसरे से मानव तृप्त होता है, यानी कि मानव की तृप्ति होती है, ठीक है, या मानस शांत होता है। ये बात ये बोलते हैं कौन? तो यहीं से ये शुरू करते हैं कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी इस कहानी को। गेहूँ बड़ा या गुलाब, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि गेहूँ आखिर बड़ा है या गुलाब है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी एक प्रश्न चिन्ह, ये खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं और खुद ही इसका जवाब भी दे रहे हैं। ये अभी देखिएगा, हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। यानी ये बोलते हैं कि आखिर हमें क्या चाहिए, पुष्ट शरीर चाहिए या तृप्त मानस चाहिए, या फिर पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। अब देखिए ये प्राचीन में चलते हैं। ये बोलते हैं कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पे आया ना तो भूख लेकर आया, यानी सभी जो भी इंसान पैदा होता है वो भूखा ही पैदा होता है। उसके अंदर क्षुधा, पिपासा, उसके बाद क्या खाएं क्या पिएं जैसी प्रश्न थे। माँ के स्तनों को निचोड़ा, उसके बाद देखिए वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग, पशु पक्षी कुछ ना कुछ छूट पाए, यानी कि ये सब चीज़ों को वो खा गया। जब इंसान का मतलब इस पृथ्वी पे आया, आप जानते हैं कि जब शुरुआत में इंसान आया था तो वो जानवर के रूप में था, वो सब कुछ खा रहा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में मानव के भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है, यानी कि आज जो है लोग सबसे ज़्यादा गेहूं को ही खाना पसंद कर रहे हैं, गेहूं को उपजा रहे हैं, गेहूं को खा रहे हैं और गेहूं के लिए मैदान जोते जा रहे हैं और बाग उजाड़े जा रहे हैं। यानी कि जो बाग बगिया लगा हुआ है उसको उजाड़ा जा रहा है, किसके लिए? गेहूँ बनाने रोपने के लिए, उपजाने के लिए, ठीक है। तो यही बात बोल रहे हैं कि आज वर्तमान समय में लोग खाली गेहूँ पे ही ज़्यादा टूटा पड़ा है। बेचारा गुलाब आखिर करे तो करे क्या, भरी जवानी में सिसकियाँ ले रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि गुलाब जो है, जो बाग में रहता है, वो तो भरी जवानी में सिसकी ले रहा है, इसलिए चूँकि उसके जो बाग हैं उसको उजाड़ा जा रहा है, किसके लिए? तो गेहूँ उपजाने के लिए। तो यही बोलते हैं बेचारा गुलाब आखिर करेगा क्या, वो तो भारी जवानी में सिसकियाँ ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक विकृतियों को कहीं का नहीं छोड़ा है, ठीक है। किंतु कच्चा चारे या हाँ वो गलती से लिखा गया, कच्चा चरे या पका चरे। ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ कच्चा चरे या पका कर खाए, फिर पशु और मानव में क्या अंतर है? अगर मानव मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को पका के खाता है, जैसे कि गेहूं से हम लोग रोटी पका के खाते हैं, और वही जानवर जो है उसको क्या कहते हैं, पेड़ पौधे को खा जाता है, तो इसमें क्या अंतर है? हम भी कुछ चीज़ को खाली पका के खा तो रहे हैं, वह भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं, तो पशु और इंसान में कोई अंतर भी नहीं दिखता है ऐसे भावनाओं के कारण। तो यही बात ये बोल रहे हैं, मानव को मानव गुलाब ने बनाया। यानी कि ये बोलते हैं कि मानव जो है, अगर मानव है तो गुलाब की वजह से है, चूँकि मानव की ज़िंदगी में अगर खुशहाली नहीं हो, रंग बिरंगी दुनिया ना हो, तो वो क्या मानव रहेगा? वो कभी नहीं रहेगा, वो तो उदासीन रहेगा, ठीक है। यही नहीं, जब उसके जो भूख है खाँव खाँव कर रही थी, तब भी उसकी आंखें गुलाब पर ही टंगी हुई थी। मानव का प्रथम संगीत तब निकला जब उसकी कामनियाँ गेहूं को उखल और चक्की में पीस कूट रही थी। इसीलिए पशुओं को मारकर या खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का ढोल बनाया और उनकी सींग की बनाई हुई तुरही एक होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसको बनाया। मछली मारने के लिए वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ता जा रहा था, तब उसने छप छप में ताल पाया, तराने छोड़े, ठीक है, घोड़े नहीं होगा, छोड़े। तो ये बात वो बोलते, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाया बल्कि बंसी भी बनाया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम गेहूं का ही अगर सेवन करेंगे तो केवल भूख
खत्म होगी। लेकिन अगर गुलाब का हम सेवन नहीं करेंगे तो मानव रहेगा ही नहीं, क्योंकि मानव के अंदर वो जो खींच है या भूख की जो तनातनी है वो समाप्त नहीं होगी और मानव का जीवन भी खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसलिए जब इंसान की कामेंद्रियों ने गेहूँ से हटकर सोचना या समझना प्रारंभ किया, तब उसने क्या किया, तुरही हुआ, गीत संगीत हमारे अंदर जन्म लिया। या फिर हम लोग देखें कि बाँस की लाठी ही नहीं बल्कि बंसी भी बनाए, यानी कि उसको बांसुरी जो बोलते हैं वह भी बनाए, जो कि वाद्य यंत्र है। ये तमाम चीज़ें हम लोग कर पाए। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि देखिए ये ज़रूरी है कि मतलब गेहूँ के स्थान पर गुलाब को तरजीह दिया जाए। लेकिन फिर देखिए उसके बाद क्या बोलते हैं, रात का काला छुपा पर्दा दूर हुआ, तब यह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की सुविधा जुटाने में इसे सहूलियत मिलेगी। मनुष्य कृषि करने लगा, इससे वह प्रसन्न हुआ। जब देखिए धीरे धीरे इस पृथ्वी पर जो है काला बादल खत्म हुआ, तो इंसान क्या हुआ, खेती करना प्रारंभ किया। खेती करने में वो इसलिए खुश हुआ ताकि उससे जो वो अनाज उपजाएगा उससे उसके जो भूख है वो समाप्त होगी। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठाने के लिए लाचार किया। उसके सौंदर्य मतलब कि उसकी जो सुंदरता है उसने मानव के मन मोर को भी नाचने के लिए विवश कर दिया। इंद्रधनुष ने अपने हृदय को इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखा में यानी समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय घोषित कर दिया। ठीक है, यानी अपने पेट पर विजय घोषित कर दिया। बेनीपुरी जी बोलते हैं कि देखिए ये जो रात का काला अंधेरा जो है ना, ये समाप्त जब जैसे ही होता है वैसे ही लोग जो है खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। खेती करते हैं तो उससे उनकी कृषि से गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन कृषि से भी उसको कोई प्रसन्नता नहीं मिली, यानी खुशी नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, ये इधर अगल बगल पूरे संसार में इधर उधर देखा तो उसको रंग बिरंगी दुनिया दिखाई दी, जिससे उसके मानव के मानस पर इसका बड़ा ही अच्छा असर पड़ा और उससे उसको थोड़ी बहुत प्रसन्नता मिली। ठीक है, और इसी में कहते हैं वो कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे होता है, हृदय का ऊपर होता है और उसके ऊपर मस्तिष्क का होता है। ठीक है, तो इसीलिए मानव वही करता है जो उसका पहले मन करता है, उसके बाद वो मस्तिष्क से विचार करता है और फिर कार्य को करता है। तो यही चीज़ उनका कहने का मतलब था। मानव को गेहूँ की आवश्यकता रही है, लेकिन मानव गेहूं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता है, जिसके लिए वह उपवास, व्रत, तपस्या आदि करता है। देखिए इंसान को जो है गेहूं जरूरी है, क्योंकि गेहूं जो है भूख को मिटाता है। लेकिन फिर भी मानव चाहता है कि उस भूख को ख़त्म करने के लिए हम जो है व्रत करेंगे, तो उपवास करेंगे, तपस्या करेंगे, तो ये भूख खत्म हो जाएगा। जब तक मानव के जीवन में गेहूँ और गुलाब का संतुलन रहा तब तक वह सुखी रहा। यानी कि जब तक मानव अगर खाना भी खा रहा है और उसके अलावे जो रंग बिरंगी दुनिया है उसको भी बनाए रख रहा है, तब तक तो वो खुश रहा है। लेकिन जिस दिन उसके अंदर ये आया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा भूख उसको लगी, तब उसने क्या हुआ, अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए, यानी कि अपनी मतलब कि जो है अपने शारीरिक पुष्टि के लिए मानस जो है उसको तृप्ति को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि बाग बगीचे को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। यही बात वो कह देते हैं यहाँ पे। उसका सांवला दिन में गाय चराता था और रात में रस मतलब जो आप जानते हैं कि रसरलियाँ जो रचते थे, सांवला का मतलब यहाँ पे हो गया भगवान श्री कृष्ण, जो रात में रसललियाँ जो रचते थे उनके बारे में कहा जाता है कि उसका जो है मानव जब कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था जब शुरुआत में, तो उससे क्या होता था, वो बहुत खुश था। उस समय गेहूँ और गुलाब दोनों ही एकदम उसके संतुलन में थे, यानी कि वो खाता भी था, कमाता भी था, गाता भी था, गाना गा रहा है, एकदम मस्त झूम रहा है अपने जीवन में। और उसके दिमाग में यही चलता था कि हमारा जो सांवला भगवान कृष्ण है वो दिन भर गाय को चराते हैं और रात में वो रसललियाँ करते हैं, यानी कि वो भी खुशी अपना जीवन जीते हैं। और यही चीज़ को मानकर इंसान खुश भी था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये समय का संतुलन बिगड़ता है और गेहूँ जो प्रतीक बन गया वह हड्डी तोड़ने वाले, उगाने वाले, थकान वाले और नरकीय यातनाएं करने देने वाले श्रम का वह श्रम
का जो पेट का जो क्षुधा होता है वो अच्छी तरह शांत नहीं कर पाए। यानी सीधा मतलब ये बोलते हैं, इसमें जो हम सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए अगर इसके लैंग्वेज पे जाइएगा ना तो बहुत टफ है, पूरा पढ़िएगा तो एकदम टफ लगेगा। हम भी खुद देख रहे थे, बहुत बड़ा ये कहानी भी है और बहुत टफ भी लगता है, लेकिन इसके पूरे डिटेल्ड हम आपको एकदम कंसाइज फॉर्म में आपको बता देते, जो कि आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कवि कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी कि देखिए शुरुआत में जो जीवन था ना इंसान का, वो बढ़िया था। उसमें क्या होता था कि वो गेहूँ और गुलाब के बीच संतुलन रखा हुआ था। अगर वो अपना कार्य करता था दिन भर, तो गेहूँ अगर उगाने का कार्य करता था तो वो गाता भी था, खुश रहता था, अपने बाग बगीचे का भी ध्यान रखता था। लेकिन जैसे जैसे ये जो गेहूँ की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी कि इंसान के शारीरिक पुष्टि का जो भाव है वो बढ़ा, वैसे वैसे क्या होता है हमारे जीवन से गुलाब चलता जा रहा था। गुलाब मतलब होता है, यहाँ समझिएगा, रंगीन दुनिया, जिसमें हरी भरी चीज़ें, सब चीज़ आपको रंग से भरा पड़ा दिखे, वही होता है गुलाब। तो वो बोलते हैं कि वो चला ही जा रहा था। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हमारे जीवन में एक तरह से ये कहीं ना कहीं गर्त पर जाने वाली चीज़ें थी, यानी कि वो हमारे जीवन को नीचे ले जा रही थी, धकेल रही थी। इसलिए यह आवश्यक है कि गुलाब की खेती करने में देखिए यातनाएं भी दी जाती है। किसको? मज़दूरों को। हड्डियां भी तोड़ा जाता है मज़दूरों का, श्रम जैसी चीज़ें कराई जाती है और उनको ज़्यादा लाभ भी नहीं मिलता है। ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो यही चीज़ वो बोलते हैं कि गुलाब जो है ये आपके मानस मतलब शारीरिक पुष्टि तो करा ही रहा है, लेकिन ये यातनाएं भी देने का कार्य कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे लिए गुलाब हो, गेहूं के स्थान पर गुलाब हो। माफ़ कीजिएगा, गुलाब बोल दिए थे। गेहूं जो है हमारे शरीर को तोड़ रहा है, तो उसके जगह पे गुलाब की प्राथमिकता दी जाए। और फिर बोलते हैं अब गुलाब जो है अब विलासिता का प्रतीक बन गया है, यानी कि गुलाब भी अब सही नहीं रहा है। पहले गुलाब था रंग बिरंगे दुनिया वाला, लेकिन अब जो है यह भी भ्रष्टाचार वाली ज़िंदगी, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उससे जो कमा रहे हैं उससे वो अपने जीवन को अच्छा बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। और गुलाब वही लोग पहन रहे हैं जो धनी व्यक्ति हैं, वही अपने पास रख रहे हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं अब जो है गलीची में आ गया, भ्रष्टाचार गलीची जैसे चीज़ों में फंस गया है। और वह विलासिता जो शरीर और मानस दोनों को नष्ट करती है, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश वाली परंपरा चली आ रही है, जिससे हम लोगों को गृह युद्ध, सर्वनाश और महानाश जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर समाज में भ्रष्टाचार है, गलीची है, या फिर जो कि वो सभी विकृतियाँ जो देखने को मिलती है जिससे युद्ध होता है, वो अगर आ जाए तो वो कहीं ना कहीं युद्ध को ही जन्म देता है। और आज भी गुलाब की स्थिति वैसी नहीं है जो पहले थी, कि वो संतुलन बना के पूरे रंग बिरंगे दुनिया में रखता था, वो अब नहीं है। अब उसमें परिवर्तन हो गया है। इसमें देखिए बड़ा द्वंद्वात्मक रूप से वो बोलते हैं और बड़ी खुल के भी नहीं बोलते हैं बात को, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। गेहूँ सिर धुन रहा है, वो उसके बाद बोलते हैं गेहूँ सिर धुन रहा है, खेतों में गुलाब रो रहा है, बगीचों में दोनों अपने अपने पालन कर्तव्यों का भाग्य पर ही है, दुर्भाग्य पर है। यानी वो बोल रहे हैं कि गेहूँ जो है अपना सिर धुन रहा है खेतों में, और गुलाब भी रो रहा है बगीचों में, और दोनों ही अपने पालन कर्तव्य जो है उस पर रो रहे हैं, ठीक है। चलो पीछे मुड़े और गेहूं तथा गुलाब पर फिर से संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें। वो बोलते हैं जो गेहूं और गुलाब के बीच संतुलन था, उससे क्या था, मानव अच्छे से जीवन जी रहा था। लेकिन अब जो संतुलन बिगड़ा है, इससे जीवन अच्छा नहीं रहा है। अब इससे लड़ाई झगड़ा, मतलब इससे हर तरह की विकृतियां देखने को मिल रही है। तो इसको ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि इसमें संतुलन स्थापित किया जाए। किसमें? गेहूँ और गुलाब में। इसीलिए वो बोलते हैं क्या मुड़ना संभव है? तो ये बोलते हैं मानव को पीछे मुड़ना क्या संभव है? फिर वो बोलते हैं कि मुड़ सकता है। अगर मुड़ सकता है तो क्या यह नवीन संतुलन चिरस्थायी रहेगा? यानी जो फिर से जो संतुलन गेहूं और गुलाब के बीच स्थापित होगा वो सही रह पाएगा? अगर भारत में मतलब मानव अगर पीछे मुड़ जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो जवाब इसका देते हैं, मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब गुलाब और गेहूं में फिर से संतुलन लाने की चेष्टा भी रख पाना आवश्यक नहीं है, चूँकि ये संभव भी नहीं है कि गेहूँ और गुलाब दोनों ही अब एक दूसरे के साथ संतुलित हो जाए। तो वो बोलते हैं अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे और गेहूं गुलाब पर विजय प्राप्त करे। चीर विजय जिसका होगा वही विजयी होगा। यानी वो बोलते हैं अब गुलाब को ही गेहूं पर जीतना होगा या गेहूं को ही गुलाब पर जीतना होगा। यानी इन दोनों में से किसी एक को ही अब रहना होगा, तभी ये संभव है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो। तो ये बात कौन बोलते हैं? बेनीपुरी जी बोलते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए वो बोलते हैं कि बिल्कुल 16 आने यह सच है कि विज्ञान जिस तरह से ये मतलब प्रगति कर रहा है, उससे ये होगा कि गेहूं क्या है,
मतलब गेहूं की जो ज़रूरतें हैं ना उसको ये कम कर सकता है। जैसे कि गेहूं के लिए हम लोग ज़मीन को जोतते हैं या फिर कई एक तरह की इक्विपमेंट का यूज करते हैं, बीज है, खाद है, सिंचाई वाले यंत्र हैं, इनका प्रयोग करते हैं। वो समस्याएं दूर कर देगा कौन? विज्ञान। चूँकि विज्ञान एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकता है जिससे कि इंसान को गेहूँ बिना उपजाए ही मिल जाएगा और उसकी मानव तृप्ति हो सकती है, ऐसा किया जा सकता है। तब ये बोलते हैं कि देखिए गेहूं के बाद अब गुलाब का क्या होगा आखिर, यानी गेहूं का तो ये समस्या ख़त्म हो सकता है अगर विज्ञान चाहे तो, लेकिन अब गुलाब का क्या होगा? तो गुलाब की दुनिया अब ख़त्म होने जा रही है, वह दुनिया जो सब पर आर्थिक राजनीतिक रूप से छाई हुई थी। यानी कि गुलाब को ये बताते हैं कि गुलाब एक ऐसी दुनिया थी जिसमें सच्चाई थी, अच्छी थी, रंग बिरंगी दुनिया थी, वो अब ख़त्म हो रही है। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कह सकते हैं। यानी कि गेहूं की वो दुनिया समाप्त होगी तो गुलाब की ही दुनिया आएगी। गुलाब की दुनिया मानस संसार का सांस्कृतिक जगत है, ठीक है। तब उसके बाद बोलते हैं कि अगर सोचिए कि गुलाब की दुनिया आ जाए जिसमें हम लोग मानस तृप्ति हो और उसके बाद गेहूं की भी आवश्यकता ना पड़े तो कितना बढ़िया होगा, कितनी अच्छाई चीज़ें होंगी। सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनेगा। इससे क्या होगा? सूक्ष्म मानव जीवन का एक लोक बनेगा। तो यही बात ये बोलते हैं कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहीं पे आप देख लीजिए वही चीज़ वो लिखे हैं। जब गेहूं से हमारा पिंड छूटेगा यानी पीछा छूट जाएगा तब गुलाब की दुनिया स्वच्छंद विहार करेगी, यानी कि विचरण करेगी, इधर उधर घूमेगी। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया होती है, सुगंधों की दुनिया है। जब भोरे नाच रहे होंगे, गूंज रहे होंगे, नृत्य गीत हो रहा होगा, आनंद, कहीं पर गंदगी नहीं होगा, सब जगह आनंद होगा, कहीं कुरूपता नहीं, कहीं आंगन में गुलाब तो कहीं खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब। जब सारा मानस जीवन में रंगमय हो जाएगा, सुगंधमय हो जाएगा, नृत्यमय हो जाएगा, तो गीतमय हो जाएगा, तब वह दिन कब आएगा। यानी कि ये सीधा बोलते हैं कि देखिए गेहूं वाले दिन को समाप्त करके ही गुलाब वाला दिन लाया जा सकता है। और जब ऐसा दिन आ जाएगा तो पूरा मानस में यही सब जो आपको अभी बताए वही सब आ जाएगा। पूरा केवल खेतों में गुलाब नहीं रहेगा, आंगन में भी गुलाब रहेगा, गालों पर भी गुलाब रहेगा, सब जगह गुलाब रहेगा। नृत्यमय दुनिया हो जाएगी, गीतमय दुनिया हो जाएगी, जिससे मनुष्य अपने जीवन में खुशहाल रह पाएगा। और उसी के बाद बोलते हैं कि आखिर ऐसा समय कब आएगा। फिर वो कहते हैं कि ऐसा समय कब आएगा, यानी कि वह दिन आएगा कब। तो बोलते हैं कि क्या आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मतलब वह दिन कब आएगा? कहीं आपके ऊपर गेहूं का मोटा पर्दा तो नहीं चल गया है? यानी आपकी आंखों पर ऐसा तो नहीं कि गेहूं का मोटा पर्दा दिखे जिसके कारण आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि वह दिन कब आएगा, गुलाब वाला दिन। तो वो बोलते हैं कि देखिए अलौकिक स्वर्ग दृश्य इसी लोक में है जो आप सोच रहे हैं, मतलब आपके मन में जो चल रहा है कि ऐसा दिन आता है जो गुलाबों से भरा पड़ा होता है, वो जो है ऐसा दृश्य हमारे इसी लोक में है, मिट्टी पर ही है। और वो कैसा है तो आप उसको तभी देख सकते हैं 100 के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। यानी कि आपको अगर अच्छी चीज़ें देखनी है तो अच्छी नज़र पैदा कीजिए, तभी आप उन चीज़ों को देख पाएंगे। तो पूरा का पूरा यही कहानी का ये निचोड़ था। ये थोड़ा टफ कहानी है चूँकि इसमें आप देखिएगा बहुत बड़ा ये सेगमेंट है, बहुत बड़ा, इस कहानी भी बहुत लंबे एकदम चलता है और उसमें प्रश्न के माध्यम से सारी चीज़ों का मतलब निस्तारण करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि सामान्य से सामान्य और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें बता दें। हम कितना सफल हो पाए ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अच्छी कहानियों के लिए फिर से नई कहानियों के साथ हम फिर से आएंगे और आपका हर दिन अच्छा हो, यही शुभकामनाओं के साथ आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।